दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग कहा जाता है। वहीं पे पल्लव वंश जो उनके संस्थापक कहा जाता है सिंह। उसके जो संस्थापक जो है उसको कहा जाता है सिंह विष्णु को कहा जाता है। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है दंतिदुर्ग कहलाता है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मणिकर या मानखेत, जिसको सोलापुर मालखेड़ जो जगह है वहाँ पे है, उसको माना जाता है। बल्कि जो हमारे पल्लव वंश के कांचीपुरम तमिलनाडु में थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड को कहा जाता है। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया है। कैलाश मंदिर है जो एलोरा में, ठीक है, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने कराया है, जो कि कौन से वंश के शासक है? राष्ट्रकूट वंश के शासक है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव जो है किसमें भाग लिया? त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया है, किसको? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। और प्रतिहार जो नरेश रहता है, वत्सराज, पाल नरेश, धर्मपाल, इन सबको पराजित करता है। ध्रुव जो है धारावर्ष को भी, ध्रुव धारावर्ष को ही कहा जाता है। तो ध्रुव का जो दूसरा नाम है वो क्या है? धारावर्ष। धारावर्ष जो है ध्रुव का ही नाम है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया है। ध्रुव जो है ध्रुव जो है पहला राष्ट्रकूट ही पहला वंश रहता है जो कन्नौज पर अधिकार करता है। और वो जो है उस समय प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को हराता है। और वैसे ही एक राजा और रहता है जो गोविंद तृतीय रहता है, वो भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। और धर्मपाल जो चक्रयुद्ध के संरक्षक है उसको, और नागभट्ट जो प्रतिहार वंश के शासक है नागभट्ट, उन दोनों को हराता है। तो यहाँ पे हमने देखा राष्ट्रकूट वंश में दो राजा है। एक तो ध्रुवपाल धारावर्ष है जो कि किसको किसको हराता है? प्रतिहार नरेश वत्सराज को और पाल नरेश धर्मपाल को, कहाँ पे? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। दूसरा जो राजा रहता है गोविंद राज तृतीय रहते हैं जो चक्रयुद्ध के संरक्षक धर्मपाल को हराता है और प्रतिहार वंश के संरक्षक नागभट्ट सेकंड को हराता है। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों ने जो संघ बनाया था, एक यूनियन बनाया था, पल्लव, पांड्य, केरल और गंग वंश ने, उसको गोविंद थर्ड जो रहता है, जो जिन्होंने अभी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए फिर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, वही जो इन सबको भी हरा देता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ कवि राजमार्ग की रचना की है। अमोघ वर्ष के द्वारा क्या रचा गया है? कन्नड़ कवि राजमार्ग आदि पुराण की रचना कर जीन सेन गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में थे। तो अमोघ वर्ष के दरबार में कौन कौन से थे? अमोघ वर्ष के दरबार में थे सक्तायन और क्या थे? और महावीराचार्य। महावीराचार्य जो है किसके लेखक है? महावीराचार्य जो है गणितासार संग्रह और अमोघ वृत्ति के जो रचयिता है कौन? सक्तायन। ये अमोघ वर्ष के दरबार में थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो अमोघ वर्ष जो है तुंगभद्रा नदी जो है उसमें जल समाधि लेकर के अपना जीवन अंत किया था और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने जो है कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना भी की है। ठीक है, इंद्र तृतीय जो थे, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आता है। किसके शासनकाल में? ये जो रहता है इंद्र तृतीय के जो शासनकाल जो रहता है उसमें जो है एक अरब का मूल निवासी रहता है, अल मसूदी भारत आता है। और तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रकूट शासन चलता है उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ कहा था। उस समय के जो राष्ट्रकूट जो शासक थे उसको भारत का सबसे अच्छा शासक उन्होंने बताया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम जो शासक था, महान शासक, वो कृष्णा थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा में कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो कवि पोन्न जो है कृष्ण थर्ड के दरबार में रहता था कवि पोन्न। और ये कवि पोन्न जो है क्या रचता है? शांति पुराण की रचना करता है। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य का अपना अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कौन कर लेता है? कल्याणी के जो चालुक्य रहते हैं वो राष्ट्रकूट शासक कौन रहता है? कर्क जो रहता है उसको हराकर अपना अधिकार कर लेता है और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव यहाँ पर डल जाता है। एलोरा एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों
के समय में ही हुआ था। कल्याणी के चालुक्य तैलाब सेकंड ने 973 ईस्वी में कर को बढ़ाकर राष्ट्रकूट राज्य को अपने अधिकार कर लेता है और कल्याणी के चालुक्य वंश के यहाँ पे नींव डालता है। एलोरा एलिफेंटा के बारे में हम लोग देख रहे थे। महाराष्ट्र के गुहा मंदिर का जो निर्माण है, मतलब अजंता एलोरा जो है, नहीं अजंता एलोरा नहीं, एलोवेरा और एलिफेंट जो महाराष्ट्र में है, इसमें गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ था। 34 जो शैलकृत है कहाँ, एलोरा में, और इनमें से 1 से 12 जो बौद्धों और 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। कुल मिला के 34 शैलकृत है, उसमें से 1 से 12 1 to 12 ये बौद्ध का है, 13 से लेकर के 29 ये हिंदुओं का है। ठीक है, उसके बाद जो है 30 से लेकर के 34 किसका है, जैन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैनों का 4 है, 12 जो है वो किसका है, बुद्धों का जो है 12 है, ये हो गया 16। उसके बाद जो है 17 जो है, 17 किसके हैं, 17 जो है हिंदुओं के हैं। तो 16 और 17 कितने हो गए यहाँ पे, 33, बल्कि ये 18 होने चाहिए क्या, तो ये होने चाहिए 30, नहीं 5 जैनिज़्म के हैं। तो जैनों के हो गए 5, बौद्धों के हो गए 12 और एवं 17 जो है हिंदुओं के हो गए। ये हो जाएंगे आपके 13 बोलता हूँ, कितने हो जाएंगे, 19 नॉट 19 17 सॉरी 17 एवं दिस वन इज 17, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के 34 शैलकृत। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो राष्ट्रकूट जो है देखिए, शैव के भी, वैष्णव के भी, शाक्त के भी और जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने एवं इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलाब सेकंड ने किया था 973 एडी में। हमने देखा 973 एडी में तैलाब सेकंड जो थे उसने स्थापना की है और इसकी राजधानी भी मान्यखेत है। मान्यखेत सबसे पहले राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत, या फिर मान्यखेत को ही क्या बोला जाता था, मान्यखेत को ही क्या बोला जाता था, मान्यखेत को ही क्या बोला जाता, मानकीर बोला जाता था। ठीक है, चालुक्य की जो प्रथम प्रमुख जो शासक थे उसमें तैलाब प्रथम, तैलाब सेकेंड, विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर सेकेंड, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड, तैलाब थर्ड, ये सब थे। सोमेश्वर प्रथम जो है मान्यखेत से राजधानी को हटा करके ला लेता है कल्याणी, जो कि कर्नाटक में है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कल्याणी के चालुक्य। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था विक्रमादित्य चौथा, विक्रमादित्य चौथा। वहीं पे विल्हन विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चौथा के दरबार में ही रहते थे। कौन कौन से, विल्हन विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चौथे के ही दरबार में रहते थे। छठे विक्रमादित्य छठा है ये, सॉरी, विक्रमादित्य छठे के दरबार में कौन कौन से रहते थे, विल्हन और विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा जो हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या है, इस ग्रंथ का रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। और विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। विक्रमादित्य छठवीं के छठा जो है उसके जीवन पर प्रकाश था। कौन कौन से, विक्रमांक देवचरित, इसकी रचना विल्हन ने की थी। वहीं पे विज्ञानेश्वर ने जो रचना की थी वो है मिताक्षरा, और ये दोनों रहते थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। चालुक्य जो वंश है वातापी के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी प्रथम राजधानी जो है वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक जो थे वो थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य, विजयादित्य। हमने देखा पुलकेशिन प्रथम जो है, पुलकेशिन प्रथम और इसके बीच में एक लड़ाई होती है, पुलकेशिन प्रथम और धारावर्ष के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पुलकेशिन प्रथम और धारावर्ष के बीच में लड़ाई, कौन सा शासक था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो पुलकेशिन के साथ लड़ाई करता है जिसमें पुलकेशिन जीत जाता है, वो जो था वो हमारे, अच्छा, हर्ष जो है पुलकेशिन के साथ लड़ाई करता है और उस लड़ाई में हर्ष जो है हार जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, वो हम लोग देखते हैं कहीं पे तो लिखा था।
हर्ष जो है किसके साथ, तो पुलकेशिन की लड़ाई, देखिए पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ाई होता है नर्मदा के तट पे हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन जो है हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय विजय हो जाता है। ये कौन सा है, जो है चालुक्य वंश है, और ये वातापी के चालुक्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। और पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर, देखिए हमने देखा है नर्मदा नदी के तट पे जो युद्ध हुआ था उसको हराकर दक्षिण दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण करता है पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख में प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया, और जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनाया था। मेगुती मंदिर जो है उसको भी पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। पुलकेशिन द्वितीय जो हर्षवर्धन को हराता है, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण करता है। पल्लव वंशी शासक वहीं पे नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, पुलकेशिन द्वितीय को लगभग पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंह द्वितीय, हमने जिसको देखा 642 ईस्वी में परास्त करता है, और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लेता है। वातापी और बादामी एक ही है। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है मारा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय, और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण करता है, क्योंकि वो वातापी के जो पुलकेशिन द्वितीय थे, वातापी के जो चालुक्य थे, उसके एक शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उसको कौन हराता है, नरसिंह वर्मन जो है होता है हराता है, और नरसिंह वर्मन जो है उसके बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। एहोल जो अभिलेख है, जो कि एहोल जो इंस्क्रिप्शन है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके लेखक जो है वो रवि कीर्ति है। एहोल जो अभिलेख है वो किसका अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का, और इसका लेखक जो है रवि कीर्ति है। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। पारसी जो दूत मंडल आते रहते हैं उसका ये वेलकम करते रहता है, कहाँ पे, अजंता की गुफा में। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तरपथनाथ की उपाधि धारण की थी। सकलोत्तरपथनाथ की उपाधि किसने धारण करी थी, विनयादित्य ने धारण करी थी। वहीं पे दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी, पुलकेशिन द्वितीय ने, हर्षवर्धन को हराने के बाद। बल्कि पुलकेशिन द्वितीय को जब कौन हरा देता है, नरसिंह वर्मन जो हरा देता है, उसके बाद वातापी कोंडा का क्या करता है, उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य दो के जो शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान करी। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी जो कि लोक महादेवी ने पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेवेश्वर मंदिर एवं उसकी दूसरी पत्नी जो त्रैलोक्य देवी ने थी, त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो विक्रमादित्य जो दो थे, चालुक्य वंश के जो शासक है वातापी मतलब वो वाले वातोक्य वाले, उसमें उसकी जो प्रथम पत्नी लोक महादेवी जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर, और दूसरी प्रथम पत्नी जो है त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। इस वंश का जो अंतिम राजा जो रहता है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, और इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग जो है परास्त कर देता है। दंतीदुर्ग जो है कौन से, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, हमने देखा था, परास्त कर देता है और नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। चालुक्य जो वंश थे वेंगी के, तो वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन को कहा जाता है। विष्णुवर्धन जो है वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। वहीं पे हमने देखा जो है जयसिंह जो है वातापी या बतापी के संस्थापक जयसिंह थे। वहीं पे हमने देखा जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे उसका जो है संस्थापक कौन थे, तैलप सेकंड थे। तो यहाँ पे वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी थी। वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, इस वंश का प्रमुख शासन जो था जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय थे। इस वंश के जो सबसे प्रतापी जो राजा थे विक्रमादित्य तृतीय थे, जिसका सेनापति पंडरंग थे। चोल वंश के बारे में बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था। पल्लवों ने जो ध्वंस अवशेष बचे थे उस पर चोल वंश स्थापित होता। इस वंश के जो संस्थापक थे, चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, जो 1850 से 87 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया है। इसकी राजधानी तंजोर या तावंजूर या तंजाय थी। तो चोलों की राजधानी क्या थी, तंजोर या फिर तंजावुर या फिर तांजाय थी। विजय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनाया।
विजयालय जो रहता है वो निशुंभ सुदनी का मंदिर बनाता है और ये नरपति एक नर केसरी की उपाधि धारण करता है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। कोंडराम की उपाधि धारण की थी जब पल्लवों को हरा दिया था चोल वंश के जो शासक थे आदित्य प्रथम ने, तो इन्होंने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक वन, राजाराम फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकेंड, कोलोतुंग, परांतक फर्स्ट, ये सब राजा थे। उसके बाद तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण सेकंड से परांतक वन को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक वन का बड़ा लड़का राजादित्य मारा जाता है। राजराम प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पाँच को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहनम में शरण लेनी पड़ी और राजराम फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम था मुंडी चोलमंगम और पोलन्नरुवा को इसकी राजधानी बनाया। तो जब राजराज फर्स्ट जो है श्रीलंका को विजित करता है और चोल साम्राज्य में मिलाता है तो वहाँ पे मोंडी चोल मंडल करके एक प्रांत बनाता है जिसकी राजधानी बनाता है किसको, पोलन्नरुवा को उसकी राजधानी बनाता है। उसके बाद राजराज फर्स्ट जो रहता है वो शैव धर्म का अनुयायी रहता है। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। राजराज फर्स्ट ने राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजराज प्रथम ने के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के जो पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजराजेश्वर प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करता है। ये गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करता है किसको, हरा करके, ये बंगाल के जो पाल शासक महिपाल रहता है उसको। नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करता है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी शासन का जो सुल्तान महमूद जो है वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं चोल वंश का अंतिम जो शासक था वो राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने किसके बीच में, चोल और चालुक्यों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम मध्यस्थता की भूमिका निभाई और विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाता रहा। विक्रम चोल एक ऐसा शासक थे जो अकाल से ग्रस्त और गरीब जनता से राजस्व वसूल करता था और चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करता रहा। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कौन था वो, कलोतुंग थर्ड था। कलोतुंग सेकंड था जिसने गोविंदराज जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी उसे समुद्र में फेंकवा देता है। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को शेरुवरन कहा जाता था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे जो कि अभी जानना है हम लोगों को, वो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेदांग हमने 6 पढ़े थे जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्ता और छंद। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जो है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा में सदस्य बनना है उसके लिए क्या था, क्राइटेरिया थे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अच्छा चोल काल में भूमि के प्रकार। तो चोल काल में जो भूमि था, जमीन जो था वो कितने प्रकार के थे। जैसे हमने देखा वहाँ पे क्षेत्र था और कुछ जमीन जिसको
अप्रगत था, इस तरीके से हमने देखा था गुप्त शासनकाल में। उसी प्रकार से चोल शासनकाल में भूमि के कई प्रकार कहे गए हैं। तो भूमि के कई प्रकार कौन कौन से कहे हैं जो गुप्त शासनकाल में हम लोग ने जो जमीन का प्रकार देखा था उसको एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डिवाइस कर लेते हैं ताकि वो जो है रिवीजन में आ जाए हमारा। तो आर्थिक के हिसाब से यहाँ पे गुप्त शासनकाल में बांटा गया क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, वास्तुवास करने, चारागाह की भूमि, पशुओं के लिए खेले जिसको जोताई नहीं की जाती, और प्रहर भूमि जैसे जंगली भूमि होती थी वो हो गया। इसके बाद हम अभी थोड़ा यहाँ पे भूमि का जिक्र आया तो उसको हम लोग एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे, हाँ, चोल काल में भूमि के प्रकार। तो वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि। वेलन गवाई क्या कहा जाता था, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को क्या बोला जाता था, वेलन वगाई। गैर ब्राह्मण किसान की भूमि वेलन वगाई कहलाती थी। वहीं पे ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाता था। सालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, सालाभोग तो इजी है, सालाभोग किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव की भूमि। वही देवदान या तिरुमटक्कनी मंदिर उपहार में दी गई भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या फिर तिरुमटक्कनी मंदिर कहा जाएगा। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि तिरुमटक्कनी या फिर देवदान। वहीं पे पलिंचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पलिंचंदम कहा जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। वेलन गवई गैर ब्राह्मण स्वामी वाली भूमि को, और पलिंचंदम जैन संस्थानों की भूमि। देवदान तो इसे मंदिर को जो दान में दी गई, सालाभोग साला के जो रख रखाव की भूमि, और ब्रह्मदेव तो ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी गई है वो हो जाएगी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को हम लोग देखा था, क्या बोला जाता था, पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। सेरुंदरन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, और मंडल कोट्टम नाडु एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। मंडलम जो है कोट्टम में विभक्त था। देखो चोल प्रांत में जो है 6 भागों में बटा होता था। पहला प्रांत को मंडल कहा जाता था, और एक मंडल जो होता है उसमें कोट्टम में बटा रहता था, और एक कोट्टम जो है नाडु में, और नाडु जो है कई कुर्मों में विभक्त रहता था। मतलब क्या होता था, कुर्रम जो है वो सबसे छोटा होता था, इसके ऊपर में जो होता था वो होता था नाडु, नाडु के जो ऊपर में होता था वो होता था कोट्टम, कोट्टम के जो ऊपर में जो होता था उसको क्या कहा गया, मंडल। इस प्रकार से जो है चोल समय में बटा रहता था, मंडल, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। मतलब नाटु में जो स्थानीय सभा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नाटुर, और नगर की स्थानीय सभा को क्या बोलेंगे, नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। जैसे कि हमने देखा साधारण लोगों की समिति को मेहतर कहा जाता था उस समय, और मेहतर कहा जाता था गुप्त शासन काल में, और जो था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था उस तरीके से। अब यहाँ पे उर जो सर्वसाधारण लोगों की समिति है चोल वाले में, जिसका कार्य क्या होता था, सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा के बारे में हम लोग देखेंगे। सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था, पेरुमक्कल कहा जाता था। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे पेरुमक्कल के बारे में। पेरुमक्कल कहा जाता था, सभा या महासभा का जो सदस्य रहते थे उनके पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। वरियम नाम की समिति रहती थी, उसके द्वारा कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा जो रहता था उसको नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 मतलब 33% के आसपास लिया जाता था। 1/3 मतलब 33% के आसपास हुआ करता था। वहीं गुप्त काल में हम लोगों ने देखा 17 से 25% के आसपास, मतलब 1/4 से 1/6 के आसपास लिया जाता था। चोल काल में भूमि कर जो है 33% हो गया। गांव में कार्यकारिणी कार्य समिति के सदस्यों के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। उसके बाद जो है हम देखेंगे ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदिक मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चतुर्वेदिक मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी।
इसके बाद जो है चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। सबसे संगठित जो सेना था चोल सेना का वो है पदाति सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के को कहा जाता था। हमने देखा रुपक्या बोला गया था चांदी के सिक्के को उस काल में गुप्ता काल में। आगे आगे हमने पढ़ा था और यहाँ पे जो है सोने के सिक्के को कासू कहा है। कासू कौन से काल में कहा गया है? चोल शासन काल में। और हमने ऊपर में पढ़ा था चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था? चांदी के सिक्के के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वो भी हम लोग देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए और हमको अच्छे से वो याद हो जाए। तो चांदी के सिक्के जो है जारी किए थे उसको बोला जाता था, चांदी के सिक्के को बोला जाता था वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। यह है गुप्ता शासन काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो भी करंट हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो ऐसे रिवाइज करने से दोस्तों ये बहुत जल्दी याद हो जाता है। चोल काल में जो है सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। तो कासू इम्पोर्टेंट है, कासू जो है कहा जाता है सोने के सिक्के को चोल काल में। तमिल कवियों में जो है जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कि कलोतुम प्रथम का राजकवि था। जैन गोदर कलोतुम प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना जो है कलिंग तुपर्णी था। वहीं पे कौवन और टक्कुटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसको किसको कहा जाता था? तो तमिल साहित्य का जो त्रिरत्न है वो है कौवन और टक्कुटन और पुंगलेदी। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता था तमिल साहित्य का। और पंप पोन्न और रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते थे। कौन कौन? पंप पोन्न और रन्न, इन सब को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता था। वहीं पे पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। पर्सी ब्राउन जो थे उसने तंजौर जो बृहदेश्वर मंदिर जो बनाया गया है राजा फर्स्ट के द्वारा, जो बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया है उसको क्या बोला गया है? भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना गया है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला संस्कृति का सार या निचोड़ कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो वो जो नटराज की जो मूर्ति बनाई गई थी वो कौन से चोल के समय में बनाया गया था और उसको इस समय की संस्कृति का सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? ईशान शिव पंडित जो है वो गुरु थे किसके? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। इसके बहुत बड़ा गांव जो उसके बाद चोल काल में 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो कावेरी पत्तनम का जो बंदरगाह था, कावेरी पत्तनम का जो बंदरगाह था उस समय उसको चोल काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता है। बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको तनियर कहलाता था। और उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी का कालक्रम है उरैयूर, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम और कांची। ये जो है किसका चोलों की राजधानी का क्रम है? उरैयूर, तंजौर, गंगकोट, चोलपुरम और कांची। उरैयूर, तंजौर, गंगकोट, चोलपुरम और कांची ये चोलों की राजधानी का क्रम है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में जो सड़क है उन सब का देखभाल जो समिति करती थी उस समिति का नाम था बगान समिति। और चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। इम्पोर्टेंट है, चोल काल में जो है आम समिति के आदान प्रदान का जो साधन था प्रमुख साधन वो धान हुआ करता था। बार्टर सिस्टम के लिए धान यूज़ करते थे। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। विशाल व्यापारी समूह कौन कौन से थे? वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। ये जो है व्यापारिक समूह थे, वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। ये जो है चोल काल के प्रमुख व्यापारी समूह थे। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चोल काल के समय की बात है। अलवार जो है किसके? विष्णु के उपासक, और नयनार जो है शिव के उपासक संत कहलाते थे। यादव वंश के बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।